उस मॉडल सेट की प्रैक्टिस अब करे और खुद को जांचे कि अब खुद वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। बिहार बोर्ड की तैयारी कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी इशू की वाली बात नहीं होती है। बच्चों की यदि सब्जेक्टिव पर मजबूत पकड़ होगी तो निश्चित रूप से उनकी ऑब्जेक्टिव पर पकड़ खुद ब खुद हो जाएगी उनकी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। बिहार न्यूज़ टाइम के प्रथमतः तो मैं आपके जितने भी दर्शक आपके हैं उन सबको मैं हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूं। और आज इस वीडियो सेशन में जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपको आज इस वीडियो सेशन में यह सुनने के लिए मिलेगा कि 2024 अर्थात 2024 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उस बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जो समय शेष है उस विशेष समय को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं वह आपको आज जानने के लिए मिलेगा। जी जी। और जैसा कि आपने बताया था कि जो एग्जाम आने वाली है उन छात्राओं के लिए जो तैयारी रत हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, किस प्रकार से तैयारियां करें जो उनकी सफलता उनके कदम चूमेगी, तो उसी पर जो है आप अपना प्रकाश थोड़ा सा डालेंगे। जी ज़रूर। अभी मैं जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो परीक्षा देने वाले हैं उन मैं बच्चों को बता दूं जिनकी परीक्षा अभी इंटरमीडिएट वाले बच्चों की परीक्षा 1 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है और 15 फरवरी से मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षा चालू होने वाली है। तो उन तमाम बच्चों के लिए अभी का जो समय उनके लिए है वो एक गोल्डन आवर की तरह है और इस शेष समय को यदि वो विशेष समझ करके चले तो यकीनन उनका अभी तैयारी जो है सो बेहतर ढंग से यदि आज करते हैं तो परिणाम उनका सुखद रहेगा, परिणाम उनका बेहतर रहेगा। मगर अभी भी क्योंकि एक बच्चों की तैयारी करने के लिए बच्चे के पास समय मिलता है 1 वर्ष का, अब समय वह 1 वर्ष अब 1 महीने में तब्दील हो चुका है। तो वो इस एक समय महीने का भी यदि अभी जो यूज़ अच्छे ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी बेहतर ढंग की हो सकती है। जैसे यदि आप मुझसे यदि पूछते हैं कि अभी अब 1 महीने हैं अब बच्चे क्या करें ताकि वो अच्छे ढंग से परीक्षा में स्कोर करें, तो मैं आपको बता दूं उन तमाम बच्चों को मैं इस बात का डेडिकेशन दे दूं, उनको इस ओर ध्यान उनका केंद्रित कर दूं कि अभी क्या करें। अब तो खैर एक जो बच्चे तैयारी करने वाले वाकई में बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे यदि पढ़ रहे होंगे तो उनकी तैयारी तो खैर अब कंप्लीट हो गई होगी। तो वे बच्चे अब क्या करें, तो अब उनके पास जो भी मॉडल सेट है उस मॉडल सेट अथवा क्वेश्चन बैंक जो भी बिहार बोर्ड का द्वारा जो अलग अलग प्रकाशन के द्वारा जो जारी की जाती है या फिर बिहार बोर्ड ने भी अभी हाल ही में जो जारी किया है मॉडल सेट, तो उस मॉडल सेट की प्रैक्टिस अब करें और खुद को जांचे कि अब खुद वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो यदि मॉडल सेट की जांच करेंगे तो उनको अपनी कमियों के बारे में भी पता चलेगा और उनको इस बात का एहसास होगा कि मैं अब बोर्ड की परीक्षा में फाइनल एग्जाम में मैं बैठूंगा तो मैं किस प्रकार अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो ऐसा करके वो मॉडल सेट के द्वारा अपनी जांच कर सकते हैं। जो मॉडल सेट की तैयारी यदि वो करते हैं तो कैसे जांच कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी का उनको पता चलेगा। दूसरा यह पद्धति है कि जैसे अधिकांशतः बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उस बच्चे के मन में एक बात की झिझक होती है जो कि 10th की एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होते हैं। तो झिझक की कोई बात नहीं होती है। बिहार बोर्ड की तैयारी कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी इशू की वाली बात नहीं होती है। परीक्षा जो होता है एक डरने और तनाव का विषय नहीं होता है। अधिकांशतः बच्चों की क्या होती है, दिक्कतें होती हैं कि परीक्षा जब नज़दीक आता है तो उनके मन में इस बात का तनाव ग्रस्त बच्चे हो जाते हैं कि मेरे पास अब समय शेष कम है, अब मैं कैसे तैयारी करूं। तो ये उस बच्चे के मन में इस बात का प्रश्न आता है जिसने साल भर अपने आप को गंवा दिया है। तो साल भर जो मिलता है उस साल भर का यदि सदुपयोग किया जाए तो यकीनन परिणाम जो है सो बेहतर परिणाम में तब्दील हो जाएगा। मगर बच्चे क्या करते हैं तो साल भर के समय को बर्बाद कर देते हैं। मगर जिस बच्चे ने भी समय का उपयोग किया है और उसने अपनी तैयारी कंप्लीट की है तो उनकी तैयारी अब निश्चित रूप से कंप्लीट हो गई ही होगी। अब क्या करें बच्चे, जब बच्चे घर पे बैठे और घर पे बैठ करके अपना अवलोकन करें, चाहे वो मॉडल सेट से हो, क्वेश्चन बैंक से हो। बार बार मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और बच्चे क्या करें तो अपने हाथों में एक घड़ी में स्टॉप वॉच ऑन कर ले। स्टॉप वॉच ऑन करके देखें जो वह उनका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है या फिर सब्जेक्टिव सेक्शन जो है वो दोनों कितने देर में वो बना लेते हैं। इससे होगा क्या, टाइमिंग मैनेजमेंट उनकी होगी। जैसे परीक्षा में अधिकांशतः बच्चे को मैं देखता हूँ, मैंने 2016 में मैंने बच्चों की एग्ज़ाम दी। 7 वर्ष 6 वर्ष होने वाले हैं, 8 वर्ष होने वाले हैं मेरे एग्ज़ाम दिए हुए मैट्रिक के। तो अधिकांशतः बच्चे जब परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनका यह सवाल रहता है और इस बात का उनका कहीं ना कहीं पश्चाताप होता है कि मैंने सवाल तो बनाया मगर कुछ एक सवाल मुझसे परीक्षा में अधूरे रह गए, मैं बना नहीं पाया और एक कॉपी लेने वाले में से मुझसे कॉपी लेने के लिए आ गए। तो ये हमेशा एक डाउट बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये चीज़ की दिक्कत है कि दूर अभी करने का ये अभी ही समय है।
बिल्कुल। यदि अभी हम यदि क्वेश्चन बैंक से यदि बनाते हैं, मॉडल से बनाते हैं और टाइमिंग के अनुसार हम देखें कि हम कितने देर में बना लेते हैं। यदि जी। अगर 3 घंटे और 15 मिनट से भी ज़्यादा समय यदि आपका लग रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको अपनी गति को और ज़्यादा बढ़ाना है। आपको अपनी ओएमआर शीट को वहाँ पर आपको फ़िल अप करना होगा। तो आप एक समय योजनाबद्ध तरीके से समय बनाइए और ओएमआर शीट को सही ढंग से फ़िल अप कीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अपनी स्पीड को थोड़ी बढ़ाइए और स्पीड बढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग की तरह आप लिखिए। डॉक्टर की हैंडराइटिंग को बिल्कुल वो कंपाउंडर ही समझता है, नहीं तो वो जो वहाँ पर के जो क्या कहते हैं दवाखाने में जो बैठे रहते हैं, जो कर्मी होते हैं, वही समझते हैं। तो वैसे हैंडराइटिंग में नहीं लिखिए। हैंडराइटिंग भी मैटर करता है परीक्षा में। हैंडराइटिंग यदि बेहतर न हो, तो फिर वैसे दृष्टिकोण से भी परीक्षा में कहीं न कहीं नंबर प्रभावित होता है और बेहतर अंक नहीं आ पाता है। बच्चे बेशक आप कितने भी तेज़ पढ़ने में हैं, मगर आप अपनी बात को यदि अच्छे तरीके से अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। और दूसरा और मैं एक और प्रकाश आपको मैं डालूँगा कि अधिकांशतः देखिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन में तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं क्या जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में तो मैंने बेहतर ढंग की तैयारी कर ली, ऑब्जेक्टिव तो मेरे पास बहुत सारा अंबार ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। मगर देखिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहेगा, इस बात को लेकर के आप लोग क्या कीजिए, तो अधिकांशतः ज़रूरी नहीं कि जो प्रकाशक यदि जारी किया कोई मॉडल सेट, तो वह उसी से ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहेंगे। यदि बच्चों की यदि सब्जेक्टिव पर मजबूत पकड़ होगी, तो निश्चित रूप से उनकी ऑब्जेक्टिव पर पकड़ खुद ब खुद हो जाएगी उनकी। तो इसलिए बच्चे सब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करें और जो भी प्रश्न परीक्षा में सब्जेक्टिव वाले होते हैं, मैं 10 मिनट का भी समय लूँगा क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहद ही गंभीर मायने रखते हैं। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से फोकस मैं करना चाहूँगा, चूँकि वैसे बच्चे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर यदि बेहतर अगर प्रदर्शन अपना करना चाहते हैं, तो क्या करें बच्चे? तो परीक्षा में बच्चे अधिकांशतः अब जो परीक्षा अभी वर्तमान जो बच्चों का मॉडल सेट का पैटर्न है, उसके हिसाब से बच्चों को हर एक क्वेश्चन का डबल ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 30 है, तो उसमें उनको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। दीर्घ-उत्तीय प्रश्न की संख्या यदि 8 है, तो उसमें से 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है। मतलब 30 में से कोई 15 आपको छोड़ ही देना है। 8 में से कोई किन्हीं 4 का जवाब ही देना है। तो बच्चे आप 15 अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, जो मुझसे 15 में भी बेहतर अंक से मैं नहीं लिख पाया, 15 क्वेश्चन नहीं दे पाया, तो नहीं देखिए परीक्षा में प्रश्नों के चयन में बच्चों को गंभीरता बरतनी चाहिए। पहले तो क्या करना चाहिए बच्चों को, बच्चे प्रथमतः 15 मिनट जो दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, वो बच्चों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो बच्चे क्या करें, प्रथमतः प्रश्न को पढ़ लेवे और सब्जेक्टिव प्रश्न में उस प्रश्न को पहले उत्तर वो दें जिस प्रश्न को वो बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, है ना? उस प्रश्न को क्योंकि और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आरंभ ऐसे करना है, कुछ ऐसे शब्दों का चयन आप लोग करें जिसके द्वारा वैसे शब्दों का चयन करके अपने उत्तर को लिखें, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, यदि अच्छे ढंग से यदि आप लिखेंगे, शब्दों का चयन करके लिखेंगे, तो कॉपी चेक करने वाले या तो आपकी महज 2 पंक्तियों को पढ़ेंगे और 2 पंक्ति के पढ़ने के बाद उनको यह पता चल जाएगा कि बाकी की पंक्तियों को मैं क्यों पढूं, क्योंकि 2 पंक्तियों में ही बच्चे ने इतनी शानदार बात लिख दी है कि बाकी की और पंक्तियां निश्चित रूप से शानदार होगी। तो बच्चे क्या करें, शुरुआत ही कुछ इस ढंग से करें ताकि या तो 2 बातें होंगी, या तो एक बातें ये होंगी कि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो एक सेंटेंस यदि पढ़ेंगे तो पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहेंगे और निश्चित रूप से जब पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा अंक देंगे ही। और शुरुआत ही जब अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि बच्चे ने जब शुरुआत में इतनी अच्छी लिखी तो अंत तक जरूर बेहतर लिखा होगा, है ना? तो निश्चित रूप से ही बच्चों के सब्जेक्टिव में भी अच्छे अंक आ सकते हैं। और वैसे बच्चे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यदि अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी भी क्या करें, अभी खैर जो बच्चे वाकई में मैं दोबारा इंडिकेट करना चाहूँगा, कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अभी भी जो समय है उस समय को वो सही से नहीं ले रहे हैं, लाइकली नहीं ले रहे हैं कि मेरे पास अभी भी समझ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है और मैं अंत समय में पढ़ लूँगा। अब कब पढ़ूंगा? अब तो आपके पास साल भर का जो समय था वो आपको 30 दिन में तब्दील हो चुका है, 35 दिनों में तब्दील हो चुका है। तो अभी भी जो समय है उसको उसमें क्या करें, रिवीजन करें, मॉडल सेट के द्वारा जांच करें जो अपनी तैयारी हमारी कहाँ पर है, एक समय सारणी के अनुसार बैठें कि मैं कितने देर में प्रश्न को हल कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ करें तो निश्चित रूप से बच्चों की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष अंक कहीं ना कहीं होगा और निश्चित रूप से उनका परीक्षा परिणाम जो होगा वो सुखद हो सकता है। और भी कोई यदि आपका प्रश्न यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, देखिए कुमार संदीप जी हैं, यह मोटिवेशनल जो है लेखक हैं। और देखिए यह जो भी बात अभी इन्होंने बताया है, अगर जो विद्यार्थी हैं जो तैयारियां दिन रात कर रहे हैं, अपना मेहनत जो है अपने पढ़ाई के प्रति लगा रहे हैं, तो अच्छे तरीक़ा से उसे लगाएं। और जो भी महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे छात्र को भलाई हो सके। जो यह वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फैथफुल होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और संदीप भाई, एक चीज़ और होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के नाम से डर जाते हैं। हॉल में जा कर के वहाँ पे डरे हुए रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्रथमतः तो वो ये डर वाली जो बात जो होती है वो 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ अधिक होती है। जी, जी। डरने वाली बात, क्योंकि उनका पहला एग्ज़ाम होता है, वो पहली बार घर से बाहर किसी अदर सेंटर पर जाते हैं एग्ज़ाम देने। अधिकांशतः बच्चे जो है सेंटर पे एग्ज़ाम जहाँ तक होता है उनका होम सेंटर होता है। पहली बार वो होम सेंटर से बाहर जाते हैं। तो वैसे बच्चे क्या करें, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। अधिकांशतः डर उनके उस बच्चे के मन में होती है जिनकी तैयारी कहीं न कहीं अधूरी रहती है। वैसे और कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी भी मजबूत रहती है, उसके बावजूद वो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही जाते हैं तो उनको थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो वैसे क्या करें, डर 2 कारणों से उत्पन्न हो सकती है। प्रथम कारण तो ये हो सकता है कि आप परीक्षा सेंटर पर लेट से पहुँचे हों। अधिकांशतः परीक्षा सेंटर पर प्रयास करें कि आधे घंटे हम पहले पहुँचे, क्योंकि पहले पहुँचने से ये होगा, पहले पहुँचने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पहले जब बच्चे परीक्षा में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर के माहौल को देखेंगे अपनी आँखों से, है ना? कोई डरने वाली माहौल नहीं होती। अचानक से बच्चे यदि लेट से पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 2-4 पुलिस फोर्स भी रहते हैं वहाँ पर, सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो बच्चे सोचेंगे क्या कि पहली बार बाहर निकले हैं, सोचेंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर क्यों है ना? या फिर देर से हम पहुँचेंगे तो हो सकता है कि शिक्षक की भी डाँट हमको पड़ सकती है। और यदि ससमय जाएँगे तो आधे घंटे पहले भी इन करवा दिया जाता है। तो बच्चे समय से पहले पहुँचेंगे तो आधा डर तो उनका उस माहौल को देख कर के उनका आधा डर तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात और भी बच्चे क्या करें, तो बच्चे परीक्षा सेंटर पर जैसे ही जाएँ तो इस बात को न सोचें कि मेरे साथ कुछ अशुभ होगा। एक मन में अपने आप को मन में अपने आप को एक विश्वास लेकर के चले कि जो भी होगा सुखद होगा। और परीक्षा में कुछ भी अपशगुन जैसी बात कोई नहीं होती है। यदि परीक्षा की तैयारी यदि शानदार है तो निश्चित रूप से परीक्षा का अंक भी शानदार आता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती, बच्चे डरे नहीं, बल्कि जो भी समय है उस समय को यूटिलाइज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए अच्छे ढंग से पढ़ें। और निश्चित रूप से डरने वाली कोई बात नहीं, परीक्षा में बेहतर होता है और कंफर्टेबली बैठें एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम में। और जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ें। और पढ़ने के बाद मैं यही कहूँगा, जैसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 में से 50 का जवाब देना है, तो आप 50 उस सवाल का चयन कीजिए जो सवाल आपको अच्छे ढंग से आता हो। उस सवाल का चयन मत कर लीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी वैसे सवाल का चयन कर लेते हैं जो सवाल उनको लगता है कि जब उसी में फँस जाते हाँ, हैं। जैसे अधिकांशतः होता है क्या है, जब बच्चे किसी सवाल में फँस जाने वाले होते हैं और आगे जब सवाल को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये सवाल का मैं जवाब तो दे देता और मैं भारी वाले सवाल का जवाब दे करके आएगा, उसमें मुझे हो सकता है डाउट हो उनको और आसान सवाल छूट गया उनका। तो इसीलिए बच्चे क्या करें, प्रथमतः सवाल को पढ़ लें और 100 सवाल में से, जैसे 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का जवाब देना होता है, जिसका 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर वाला जो विषय होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 का ही जवाब देना होता है। जिसमें 80 है उसमें 80 पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, 80 में 40 का जवाब देना है। तो 40 उस सवाल का चयन करें बच्चे, 50 उस सवाल का बच्चे चयन करें जिस सवाल में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसमें लिख सकते हैं, अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो वैसे सवाल का चयन करें, भारी सवाल का चयन मत करें। जो भी सवाल भारी और हल्का कोई सवाल नहीं होता है। खैर, बच्चे जो पढ़ते हैं उनको सारा सवाल उनको आसानी आता है। कभी-कभी परीक्षा में कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो कि टफ पूछ दिए जाते हैं। बट सवाल उस सवाल का चयन करना है जो सवाल जिस प्रश्न का उत्तर हम लोग अच्छे ढंग से दे सकते हैं। जी, जी। तो इस सवाल का चयन करना चाहिए। अच्छा, जैसे मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कौन सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना चाहिए? किस प्रकार की उनकी लिखावट होनी चाहिए? देखिए, अधिकांशतः कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से विषय पर कम ध्यान देना चाहिए, जी, जी। तो ऐसे यदि बच्चे यदि ध्यान देंगे तो फिर वो परीक्षा में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए उनको तमाम विषयों पर समान ध्यान देना होगा। अधिकांशतः कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जो बच्चे पढ़ते हैं अथवा विद्यालय में पढ़ते हैं अथवा अपने होम ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, तो अधिकांशतः बच्चे क्या कर देते हैं, किसी एक विषय पर ज़्यादा फोकस करते हैं, किसी एक पर कम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अधिकांशतः अमूमन बच्चे क्या करते हैं, गणित विषय को रोज पढ़ते हैं, है ना? और तो इस कारण से यदि साइंस को रोज पढ़ते हैं, बट यदि आप गणित और साइंस पर ही ज़्यादा यदि फोकस कीजिएगा तो हो सकता है आपकी हिंदी कमज़ोर रह जाए, आपकी संस्कृत विषय पर कमज़ोर पकड़ रह जाए, आपकी सोशल साइंस पर कमज़ोर पकड़ रह जाए। और परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए तमाम विषयों पर समान समय देना होता है और सब विषयों की अच्छे ढंग से तैयारी करनी होती है। थोड़ा गणित क्या है, जो गणित थोड़ा डराता है, मगर गणित इतना सगा संबंधी वाला विषय कोई है नहीं। हमारा जितना रिलेशनशिप में हमारे जो अपने होते हैं वो भी जितना साथ नहीं निभाते हैं, उससे ज़्यादा गणित विषय हमारा साथ निभाता है। गणित एक ऐसा विषय है जिस विषय में हम लोग 100 में 100 अंक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना होता है और सॉल्यूशन करना होता है।
यदि सॉल्यूशन अच्छे ढंग से यदि आप करते हैं तो आपको 100 में 100 भी गणित में आ सकता है। बाकी विषय में हो जाए कि 1 नंबर कट जाए आपकी हैंड राइटिंग पे, आप अपने विचारों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त न कर सकते हो, मगर गणित में सॉल्यूशन यदि आप अच्छे ढंग से करते हैं तो उस विषय में आप लोग अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं। हिंदी की बात मैं करूं तो हिंदी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 10वीं कक्षा के बच्चों को क्या करना चाहिए, तो जो व्याकरण के सेक्शन है उस व्याकरण सेक्शन पर मजबूती ढंग से पढ़ें, और जो भी प्रश्न जैसे समास से प्रश्न रहते हैं, संज्ञा से, है ना, काल से भी पूछा जाता है, विपरार्थक शब्द होता है, संधि विच्छेद होता है, इन विषयों पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। उसके पश्चात सब्जेक्टिव पे जो प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न में वो बेहतर ढंग का प्रदर्शन करें। और संस्कृत विषय को आजकल बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत विषय पर उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि आज मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूँगा और संस्कृत में अच्छे ढंग से मैं प्रदर्शन कर लूँगा, मगर थोड़ा सा पढ़ लेने से परीक्षा में थोड़ा नंबर ही आएगा। हर विषय पर जब बराबर बराबर ध्यान दिया जाएगा तो तमाम विषयों में अच्छे अंक हम हासिल कर सकते हैं। तो संस्कृत विषय पर बच्चे, संस्कृत विषय में थोड़ा डाउट होता है क्योंकि संस्कृत विषय बच्चे अचानक से जाकर के 10वीं पढ़ते हैं। तो वैसे बच्चे क्या करें, तो यदि देखिए परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्याकरण सेक्शन से भी रहते हैं, सब्जेक्टिव में भी कुछ एक प्रश्न व्याकरण सेक्शन से पूछे जाते हैं, जैसे अनुच्छेद हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये संस्कृत में पूछे जाते हैं, जो संस्कृत में ही इसके जवाब देने होते हैं। इसके लिए सहचर आता है, संस्कृत सहचर है। तो अब तो खैर जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो वो जरूर खैर पढ़ते होंगे, मगर जो बच्चे 2025 में अब एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जब संस्कृत की तैयारी करें, जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो वो संस्कृत सहचर और सब्जेक्टिव पर विशेष रूप से ध्यान दें। हिंदी और संस्कृत का हो गया। सोशल साइंस में अलग अलग विषय हैं, जैसे भूगोल हो गया, है ना, इतिहास हो गया, उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया। तो ये सारे जो विषय हैं, तो इस विषय पर बच्चे ध्यान करने के लिए क्या करें, अलग अलग विषय हैं, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तो इन तमाम विषयों पर अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए क्या करें, बच्चे हर एक विषय को बुक से पहले पढ़ें। ये नहीं जो अचानक से कोई गेस ले ले, कुंजिका ले ले और उससे पढ़े। बच्चे को प्रथमतः अपनी पाठ्य पुस्तक उनकी होती है, उससे यदि अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो किसी प्रकार के गेस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सब्जेक्टिव पर यदि पकड़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ मजबूत होगी, सब्जेक्टिव पर भी। अब मैं बात करूं साइंस की, साइंस में बच्चों के 3 विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब इन 3 विषयों पर कंप्लीट तैयारी करने के लिए भी बच्चे को मैं सुझाव दूंगा कि किसी गेस्ट पेपर या फिर किसी अन्य विषयों से पढ़ने से पूर्व प्रथमतः बच्चे किताब वाले सेक्शन से पढ़ें। अगर उससे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं। उसके पश्चात गणित है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें 100 में 100 अंक हम हासिल कर सकते हैं। गणित विषय में बच्चे अच्छे अंक हासिल करने के लिए क्या करें, तो प्रथमतः गणित जो होता है सब फॉर्मूला से बनता है। यदि आपकी फॉर्मूला पर यदि पकड़ मजबूत है, अधिकांशतः क्षेत्रमिति का फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, बहुपद के वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी फॉर्मूले आते हैं उस फॉर्मूले पर यदि बच्चे यदि अच्छे ढंग से पकड़ यदि अपनी मजबूत करें तो निश्चित रूप से उनका परीक्षा में अंक हासिल बेहतर हो सकता है। आप लोग देखिएगा फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं और उनसे आप जाकर के आप अपने कैमरों को जाकर यदि घुमाइएगा परीक्षा सेंटर के बाहर और उनसे पूछ दीजिए कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अधिकांश बच्चे अवाक रह जाते हैं कि गोला नाम की भी कोई चीज़ है क्षेत्रमिति में क्या, और वो 4πr² आपको नहीं कहेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। और अधिकांश बच्चे फॉर्मूला उनको याद नहीं है, बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, त्रिकोणमिति का साइंटिस्ट डिग्री का वैल्यू पता उनको नहीं है। तो तमाम देखिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव ही सेक्शन के अंतर्गत जो सवाल रहते हैं वो फॉर्मूला पर, अधिकांश सवाल फॉर्मूला पर रहता है। तो बच्चे की यदि फॉर्मूला पर यदि पकड़ यदि मजबूत होती है तो निश्चित रूप से बच्चे फॉर्मूला पर यदि पकड़ मजबूत होगी तो बच्चे गणित में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और तमाम प्रश्न, गणित के जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को यदि हम लोग हल करना चाहते हैं बिल्कुल ही बिना फंसे हुए, तो फॉर्मूला आपकी बेहद ही मजबूत मदद करता है। और त्रिकोणमिति से सवाल में परीक्षा में अधिकांश सवाल रहते हैं, है ना, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अलग अलग विभाग है, जैसे साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा से सवाल रहते हैं। तो उसके अंतर्गत एक मान सारणी आता है, तो उस मान सारणी से बच्चे अपनी फॉर्मूला को मजबूत करे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन विषयों पर वो भी जो भी फॉर्मूला आते हैं, जो भी सूत्र है उस प्रश्न को वो कंप्लीट करे। उसके पश्चात और भी जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी फॉर्मूले, उस फॉर्मूले पर अपनी पकड़ मजबूत करे। थेल्स थ्योरम में होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है, उसकी सिद्ध करने की प्रैक्टिस खुद से घर पे करे। तो इन सब चीज़ों पर यदि बच्चे ध्यान देते हैं तो हर एक विषय में, और आपने मुझसे प्रश्न किया कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, किस विषय पर कम ध्यान दें, तो बच्चे प्रथमतः उस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें जिस विषय पर उनको यह लगता है कि इस विषय में मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, और जिस विषय में अच्छा वो कर सकते हैं उस विषय पर यदि बच्चे कम ही ध्यान देते हैं तो चलेगा। मगर जिस विषय पर उनको लगता है कि मुझसे यह विषय मेरे लिए थोड़ा कठिन है, तो कठिन लग रहा है आपको विषय, उस विषय को यदि छोड़ के चलिएगा तो उस विषय में कम अंक आएगा, और जिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उस पर ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो ऐसा न किया जाए,
बच्चे क्या करें, तो जो विषय उनको क्लिष्ट लगता है, कठिन लगता है, तो उस विषय पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और जो विषय उनको लगता है कि हाँ मुझसे ये इसमें हो जाएगा अच्छे ढंग से, तो हो जाएगा तो नहीं, मगर आप प्रैक्टिस भी कीजिए, आप लिख करके देखिए सवाल। और परीक्षा में बच्चे अधिकांशतः क्या करते हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो ये करते हैं क्या कि मैं कर लूँगा, मैं परीक्षा में जा करके मैं सब लिख लूँगा, और लिख लूँगा मगर प्रैक्टिस खुद नहीं करते हैं। रट्टा मार लेने से वहाँ पर परीक्षा ओरल नहीं होने वाला है, परीक्षा मौखिक नहीं होगी, परीक्षा रिटर्न होगी। तो रिटर्न एग्जाम के लिए बच्चे क्या करें, तो प्रथमतः सेट बनाएं, घर पे बैठ करके देखें वो कितने देर में बना लेते हैं। उसके बाद आप लिख क्या लेते हैं, हैंड राइटिंग लिखने वक्त कैसी होती है। आपने मुझसे ये पूछा जो लिखावट के बारे में भी, जो लिखावट कैसे बेहतर ढंग करें, तो लिखावट भी परीक्षा में मैटर करता है। परीक्षा में लिखावट यदि आपकी आकर्षक है तो आपके नंबर जो हैं परीक्षा में उठते हैं, अर्थात बेहतर आते हैं। तो बच्चे लिखावट पर भी विशेष फोकस करें। खैर अब आप बच्चे यदि सुलेख लिखना अभी आरंभ करेंगे तो अब खैर लिखावट पर यदि ज़्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है उनकी पढ़ाई अभी प्रभावित हो जाएगी।